नमस्ते, मैं वैद्य कंचन। आज आप सबका स्वागत करती हूँ आयुर्वेद के संवाद में। आज हमारे साथ जुड़े हैं वैद्य यश ठाकर सर। सर नमस्कार। नमस्ते। सर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से BMS ग्रेजुएट हैं और महान गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 2018 से अहमदाबाद गुजरात में आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज सर से हम जानेंगे कि लोगों के मन में जो नाड़ी के रहस्यों से जुड़े हुए सवाल हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। पहला जो हम प्रश्न ले रहे हैं कि नाड़ी परीक्षा क्या है। आज सभी लोग नाड़ी को पल्स डायग्नोसिस समझते हैं, कंफ्यूजन है सबके मन में, लेकिन प्रामाणिक रूप से अगर देखें तो नाड़ी परीक्षा क्या है? ओके, पहले हम ये समझते हैं कि नाड़ी परीक्षा क्यों की जाती है। तो जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, उस वक्त आयुर्वेद में शरीर में निदान करने के लिए, शरीर में क्या हो रहा है उसे जानने के लिए जो चीज करनी चाहिए, उसको ढूंढने के लिए नाड़ी परीक्षा की जाती थी। नाड़ी परीक्षा से शरीर में जो भी चीजें हैं जिसमें इम्बैलेंस होने से आपकी हेल्थ खराब होती है या आप अनहेल्दी फील करना शुरू करते हैं, उसका एक निदान, एक डायग्नोसिस हमें मिलता है। तो नाड़ी एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है, एक वैद्य को हेल्प मिलती है कि सामने आए हुए व्यक्ति में क्या खराबी हुई है या क्या गड़बड़ हुई है। जी, तो हमने देखा कि सर जो नाड़ी परीक्षा करते हैं वो वैद्य नाड़ी वैद्य कहलाते हैं। सर आज के टाइम में अगर हम बात करें कि नाड़ी वैद्य एक बूढ़े वैद्य की तस्वीर झलकती है जो फ्री में कुछ लोग बोलते हैं चेकअप करते हैं, पर असल में नाड़ी वैद्य कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे नाड़ी परीक्षा से डायग्नोस करते हैं? तो वैद्य का काम ये है कि उसके पास जो व्यक्ति आया है उसके शरीर में चलने वाले जो दोष, धातु, अग्नि, जो भी गड़बड़ हुई है उसको जान सके। अब उसको जानने के लिए और कोई इंस्ट्रूमेंट आज के समय में भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको जानने के लिए नाड़ी वैद्य की मदद लगती है। जब नाड़ी पे वो हाथ रखते हैं तो उनको वो इम्बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ से क्या चीजें गलत हो रही है शरीर में। अब वो चीजें जो गलत हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स भी बॉडी में होते हैं जिसको लेके पेशेंट आपके पास आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया कि सर मुझे 5 साल से सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अब वो 5 साल में पेन किलर्स या रिपोर्ट्स या वो सब ट्राई कर चुका होता है, पर उसको अभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि उसको वो कॉज समझ में नहीं आ रहा। जबकि नाड़ी वैद्य जब नाड़ी देखते हैं तो उनको त्रिदोष, जो कि भाई वात, पित्त, कफ, आपने उनका नाम सुना होगा, तो उसकी मदद से पता चलता है कि कौन से दोष की वजह से ये चीज हो रही है या कौन सी धातुओं में ये गड़बड़ हुई है, कौन सा अग्नि खराब हुआ है, और ये डायग्नोसिस के बेसिस पे वो दोष, धातु, अग्नि, इसको देख के व्यक्ति की चिकित्सा करते हैं और तब जाके वो सर दर्द ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस करना और वो आयुर्वेद डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट करना, ये एक वैद्य का काम है जिसमें नाड़ी एज ए टूल उनको हेल्प करती है। जी सर, नाड़ी परीक्षा में आपने बताया कि वैद्य आपका दोष, वात, पित्त, कफ का असंतुलन देखते हैं। तो सर रोगियों के लिए अगर नाड़ी परीक्षा किसी रोगी ने करवानी है तो क्या तैयारी करनी चाहिए रोगी को? कुछ खास ऐसी तैयारी है कि वैद्य के पास जाने से पहले वो करें, कुछ ऐसा? नहीं, जरूरी ये है कि जब भी आपको कोई सिम्टम हो, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने नजदीकी वैद्य को दिखाइए। ये एक ही तैयारी पर्याप्त है, क्योंकि जो नाड़ी अभी के जमाने में देखी जाती है उसके अकॉर्डिंग आप जब भी आते हैं तो उस वक्त के दोष की अवस्था भी पता चलती है और उससे पहले क्या अवस्था थी वो भी पता चलती है। तो अभी लोगों के मन में एक होता है कि सिर्फ भूखे पेट ही दिखाने जाना चाहिए या सुबह ही देखी जाती है फिर नहीं देखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे दिन में आप कभी भी नाड़ी दिखाने आ सकते हो और वो नाड़ी देखने के बाद अभी की अवस्था और आगे की अवस्था, वो दोनों देखने पर ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है सर, तो रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा विषय है कि अगर आपको नाड़ी चेक करवानी है तो आपको क्या करना है। सर एक बहुत रोचक तथ्य या रोचक बातें हमें सुनने को मिलती है कि जो पहले के समय में नाड़ी वैद्य होते थे
वो नाड़ी चेक करके बता देते थे कि रोगी ने क्या खाया है। और उससे काफ़ी रोगी आज भी बात करते हैं। हमने पुराने समय में सुना है कि क्या आप भी वो देख सकते हैं, हमारी नाड़ी चेक करके दिखाओ कि ऐसा होता है या नहीं। तो सर क्या नाड़ी से ये संभव है, हम बताइए सर। अब ये डायरेक्ट संभव नहीं है, पर ये होता था, ये सही है। मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था, माइग्रेशंस बहुत कम होते थे। बहुत कम मतलब एक गांव में एक वैद्य होते थे, 2 वैद्य होते थे। उनको उस गांव के सारे ही लोगों का खान पान वो पता रहता था कि जब वो नाड़ी देखते हैं और उनको लगता है कि इसमें पित्त बढ़ा हुआ है, तो अब पित्त बढ़े ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो इस गांव में खाई जाती है या इस विस्तार में लोग खाते हैं। तो वो उसके 2-3 क्वेश्चन पूछते थे तो पता चल जाता था कि हाँ, इन्होंने ये खाया होगा। आज के ज़माने में वो माइग्रेशन बहुत बढ़ गया है। बंदा आसाम में पैदा हुआ है, वो चेन्नई में एजुकेशन ले रहा है, फिर गुजरात में आके काम कर रहा है। उसका खुद का मेनू बहुत बहुत विस्तार पूर्वक हो गया है। तो इस जमाने में नाड़ी देख के वो बातें आज भी पता चलती है कि वायु है, पित्त है, कफ है, आपने जो कल खाया उससे कौन सा दोष गड़बड़ हुआ। पर वो मेनू इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें से आधी चीजें तो शायद वैद्य को पता भी नहीं होती कि क्या क्या नाम है जो खाए जाते हो। पर एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं जिस गांव से हूँ, सिद्धपुर, तो वहां पे जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें खीर खाई जाती है और वो पितृ पक्ष से रिलेटेड है, तो खीर घर में भी बनाई जाती है, कौओं को भी खिलाई जाती है। अब उस वक्त कोई पेशेंट मेरे पास आएगा जो मेरे गांव से है और उसकी नाड़ी देख के मुझे ये लग रहा है कि इसका पित्त बढ़ा हुआ है, तो मैं उसको पूछ सकता हूँ कि आपने लगता है कि इस महीने आपने दूध खीर ठीक से नहीं खाई है, तो वो सही निकल जाता है। जब मैं नाड़ी पे हाथ रख के पूछता हूँ कि कफ बढ़ा हुआ है तो आपने थोड़ी ज्यादा ही खीर खा ली है क्या, तो उसको लगता है हाँ सर, कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो ये आगे वाले वैद्य जो करते थे वो गलत नहीं है, पर आज के समय में जब मेनू इतना बड़ा हो चुका है तब वो विस्तार पूर्वक पित्त की रिलेटेड भी 100-150 चीजें हैं, तो उसमें से अनुमान लगाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर, तो ये तो सर बहुत ऐसा विषय था, ऐसी बात थी जिसका कंफ्यूजन सबको था, तो ये आज वो कंफ्यूजन क्लियर भी हो गया। सर नाड़ी से क्या हम एग्जैक्ट बीमारी का पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी कब हुई, कैसे हुई, ऐसा क्या हम नाड़ी में देख सकते हैं? ओके, नाड़ी से हमें ये पता चलता है कि जो भी लक्षण या जो भी बीमारी व्यक्ति के शरीर में हुई है उसके पीछे कौन से दोष, अग्नि और धातु जिम्मेदार है। जब हमें ये कारण पता चलते हैं तो हम वहां से ठीक करना शुरू करते हैं, और इसलिए लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद रूट कॉज पे काम करता है या रूट से ठीक करता है। इसके साथ एक और चीज जुड़ गई कि लोगों को लगने लगा, अच्छा अगर ये रूट से ठीक करेंगे तो बहुत देर होगी। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में बोला गया है कुछ बीमारियों में 7 दिन, कुछ बीमारियों में 15 दिन। उसमें पेशेंट में लाक्षणिक जो डिफरेंस होता है वो शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप सही डायग्नोसिस पे काम करते हो तो इतने दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि रूट पे काम करेंगे तो बहुत देर तक काम चलेगा। बात समझना ये है कि सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं देना है, पेशेंट को ठीक करना है। जी सर, नाड़ी वैद्य किन किन बीमारियों में काम कर सकते हैं और एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि हमें अभी नाड़ी वैद्य के पास चेक करवाने जाना है? बिल्कुल, इसका बहुत सीधा सवाल है कि जो भी व्यक्ति चतुर्विंशतिक पुरुष है, मतलब जो भी जिंदा इंसान है जो स्वस्थ है, स्वस्थ रहना चाहता है या उसको कोई बीमारी शुरू हुई है, वो सारे ही व्यक्ति नाड़ी वैद्य को दिखाने जा सकते हैं। देखिए, आज के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उतनी ही है, पर उसमें से एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हमें दोष, अग्नि, धातुओं का परिमाण या वो बता सके। तो परेशानी यहाँ होती है कि जब आप पहले नाड़ी वैद्य के पास जाते हैं तो वो निदान करेगा, और अगर उसको लगता है कि जैसे मान लो अश्मरी या हम स्टोन बोलते हैं, अगर नाड़ी वैद्य को लगता है कि उसका पेशेंट है तो फिर वो रिपोर्ट के लिए भी भेजते हैं। वो पेशेंट के हित में जो चीज है वो करनी चाहिए। परेशानी होती है, लोग उल्टा समझते हैं कि जब सारे ही रिपोर्ट नॉर्मल आ गए फिर भी उसको परेशानी नहीं दूर हो रही, तब वो नाड़ी वैद्य के पास जाते हैं। तो ये थोड़ा लोगों को समझने की जरूरत है
कि आपकी फेवर में जो चीज हो सकती है पहले आपको वहां जाना चाहिए। तो सर ये जो विशेषज्ञता है, नेत्रों के डॉक्टर, मन का डॉक्टर, ये और सर्जरी का अलग, तो सर ये ऐसा क्यों है इसका? वो आप एक बात समझिए, जब किसी चीज को स्पेशलाइजेशन में ले दिया जाता है तो सबसे पहले उसमें रिसर्च का पर्पस ज्यादा होता है। क्योंकि आप आयुर्वेद पकड़ लो, आप होम्योपैथी पकड़ लो, या आप एलोपैथी में देख लो, हर जगह जब वो मास्टर डिग्री करने जाते हैं तो वहाँ स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, क्योंकि उनको वो एक टॉपिक पे, एक डिसीज पे रिसर्च करना है। पर फिर भी वहाँ पे ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है, जैसे एमडी फिजिशियन हो गए, कि जब शरीर की बात हो तब हम अलग अलग जगहों पे सोच सकते हैं, पर जब काम करते हैं तो वो पूरे शरीर पे एक साथ ही करना होता है। तो वो स्पेशलाइजेशन में जाना, अब जैसे लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर हमें आंखों के लिए या कान या नाक के लिए, गले के लिए दिखाना है तो हम जैसे ईएनटी में जाना है, ये लोगों को पता है, पर ये ईएनटी में आयुर्वेद में भी ब्रांच होती है, वहां भी जा सकते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। और एक्चुअली हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना ही चाहते हैं कि आपके पास आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, उन्हें ढूंढिए और उनके पास जाइए। आजकल सर आयुर्वेद के नाम से हम देखते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी उत्पाद आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये एक ट्रेंड बन गया है। और सर उसे देख के आयुर्वेद काफ़ी रोगी ले रहे हैं, और जब वो ठीक नहीं होते तो आयुर्वेद पे क्वेश्चन उठते हैं। तो सर इस पे क्या विचार है, ये जो सब चल रहा है? इसमें बहुत सिंपल चीज है, वो एक तुक्के हैं जो 1000 में एक बार किसी एक में लग जाता है। जैसे आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और वो देखते हैं कि 40 रुपए या 45 रुपए भरो और 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लो, तो वो देख के आपका घर नहीं चल सकता, आपका रूटीन नहीं हो सकता, वो किसी एक को लगेगा, वैसी बात है। तो और वो एक को लग गया तो वो तो हमेशा बताता रहेगा कि ये नुस्खा आप अप्लाई करो। आपका शरीर कोई लैब टेस्टिंग की जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, आप समझो। हर किसी में जब भी कोई लक्षण होता है या जब भी कोई रोग होता है तो उसमें उसका डेली रेजिमेंट क्या है, दिनचर्या क्या है, वो कौन से एरिया में रहता है, वहाँ क्या खाता पीता है, कौन से टाइम पे सोता है, क्या काम करता है, उसके हिसाब से उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। और इसलिए जब किसी व्यक्ति विशेष को ठीक करना हो तो उसको वैद्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि वैद्य ये सारी चीजें देख के फिर आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाता है, और वो सेम प्रोटोकॉल दूसरे पेशेंट के लिए लागू नहीं हो सकता। तो जब ये पर्सनलाइज जाते हैं तब व्यक्ति ठीक होता है। सिर्फ वो नुस्खे करने से या उससे आप ठीक नहीं होते, पर आप ज्यादा परेशान होते हो। आपको लगता है कि मैं सालों से आयुर्वेद कर रहा हूँ, आयुर्वेद फॉलो कर रहा हूँ विदाउट डायग्नोसिस। ये ऐसी बात है कि सालों से आप मैच में सेकंड इनिंग ही खेल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं जीत क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपको टारगेट ही नहीं पता। जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है तब तक सेल्फ डायग्नोसिस के बेसिस पे आप कुछ भी ट्रीटमेंट करते रहो, वो गलत बात है। तो उस तरीके से आयुर्वेद को आप फॉलो मत करो। आपको आयुर्वेद फॉलो करना है, आप नजदीक में अपने नजदीक में जहां भी कोई वैद्य है उनके पास जाइए, वो आपका डायग्नोसिस करेंगे, वो आपके रिगार्डिंग पर्सनलाइज्ड टेलर में ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और फिर वो आपको दवाई देंगे जिससे आपको ठीक लगेगा। सर ये तो है कि काफ़ी लोग जो है दादी माँ के नुस्खे बोल के आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, और उनको जैसे आपने बताया कि 10 में से किसी एक को रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा सोचते हैं कि सबको वही इस्तेमाल करना चाहिए और इसे आयुर्वेद का नाम दे देते हैं। तो सर अगर हम बात करें कि हमने काफ़ी सुना है कि आयुर्वेद क्या गारंटी देता है, आयुर्वेद कितना ट्रस्टवर्दी है, और जो आयुर्वेद में रिसर्चेस या एविडेंस ये अवेलेबल है या नहीं। सर ये बहुत सारी बातें आजकल प्रचलन में हैं, तो सर इस पे आप क्या बोलेंगे? उसमें मैं सारे ही हेल्थ प्रोफेशनल, नॉट ओनली आयुर्वेद, उनकी तरफ से पेशेंट्स को ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपको गारंटी दे रहे हैं ना, वो डॉक्टर्स नहीं है, वो वैद्य नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जो भी है या सर्विस है। क्योंकि गारंटी उसमें दी जा सकती है जिसमें सामने किसी और का रोल ही ना हो। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सिलेक्ट की जाती है। जैसे हम मैच खेलने के लिए सबसे बढ़िया जो 11 प्लेयर्स हैं उनको लेके जाते हैं,
और वो प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ा देते हैं आपके ठीक करने की। जो बेस्ट औषध आपको देख के सिलेक्ट किए जाते हैं वो आपको ठीक करने की संभावनाएं बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल से जो दूसरे पेशेंट पे किया गया था और उन सबको राहत मिली, इसलिए आपको भी मिलेगी। आप जब गारंटी मांगते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सर मैं इतने पैसे आपको दे रहा हूं और ये प्रोडक्ट मेरे को दे दो और अब ये लाइफ टाइम चलनी चाहिए। तो हेल्थ कोई गारंटी वाला प्रोडक्ट नहीं है। मैं आज आपको जैसे अतिसारिया, डायरिया बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करूंगा और आप उसी दिन बाहर जाके फिर कुछ और उल्टा सीधा खा लोगे तो मैं कैसे गारंटी दूंगा? क्योंकि इसमें कोई एक लिविंग ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम दो, एक डॉक्टर और एक पेशेंट। तो पेशेंट को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो ये गारंटी के नाम पे ये मांगता है कि आपकी दवाई से मेरे को जिंदगी भर ठीक हो जाए और फिर मुझे जो गलती करनी है वो मैं कर सकूं। ये कैसी बात है कि वो डॉक्टर को जाके बोलेगा कि सर आप ऐसा प्लास्टर लगा दो कि अब जिंदगी में कभी फ्रैक्चर ही ना हो। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन गलत है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये एक प्रोग्राम हो जाता है कि आप वहां गए, आपने अपनी कंप्लेन बताई, डॉक्टर ने अपना डायग्नोसिस किया, वैद्य है वो नाड़ी से करेंगे, डॉक्टर्स है वो अपने इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, फिर उसके लिए वो आपको एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे और उससे आपको कितना ठीक हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली 5 दिन 10 दिन बाद फिर से आपसे मिलके उसके आगे का प्लान करेंगे और आप ठीक हो जाओगे तो मैक्सिमम आपको वो चीज बताएंगे जो करने से आप आगे भी हेल्दी रह सकते हो। तो गारंटी वाला मामला हेल्थ क्राइटेरिया में वहां नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो लिविंग चीज है, राइट। दूसरा जो आपने बोला कि आयुर्वेद में एविडेंस, अब ये एक ऐसी बात है, आप समझो आयुर्वेद में एविडेंस नहीं है ये वाली बात नहीं है, पर जिस शास्त्र को 800 साल या उससे ज्यादा के लिए बैन कर दिया जाए उसके एविडेंस बहुत सालों तक मिटाए जाए, अब उसमें बोलना कि एविडेंस नहीं है, और वो भी एक अलग शास्त्र के तर्क पर। एलोपैथी है वो ज्यादातर केमिकल बेस्ड काम करती है कि बॉडी में कौन से केमिकल्स है और वो क्या बढ़ रहे क्या घट रहे जिसकी वजह से क्रियाएं हो रही है। आयुर्वेद का एलोपैथी से जन्म से पहले भी एक पूरा विज्ञान रहा है कि शरीर को कैसे देखा जाए। उसमें भौतिक तत्व फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जैसे वायु पित्त कफ, तो वो एयरबोर्न, लिक्विड और सॉलिड, उस तरीके से उसकी जो क्वालिटीज है शरीर में, जो हीट है, जो जिसको अग्नि बोलते हैं, वो कैसे काम करती है। तो एक ही चीज को दूसरे के बेसिस पे चेक करना ये गलत है। तो एविडेंस आज भी बनाए जा सकते हैं अगर आयुर्वेद बेस्ड इंजीनियरिंग डेवलप की जाए कि जिसमें आयुर्वेद के जो कंसेप्ट है उसको प्रूफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए जाए, तो आयुर्वेद के भी एविडेंस आपको मिल जाएंगे। पर क्योंकि आयुर्वेद लैब टेस्टेड नहीं है, लैब टेस्टेड मतलब वो ह्यूमंस में दिया जाता है, उसमें अग्नि इंपॉर्टेंट है। उसका एक सिंपल लॉजिक मैं आपको देता हूं। जैसे कोई एक चीज है जिसमें 10 कैलोरी है, 15 कैलोरी है, ये लैब में आप बोल सकते हो, पर जब आप 10 अलग अलग लोगों को वो खिलाते हो तो 10 व्यक्तियों का अग्नि उस पर अलग अलग काम करता है, अलग अलग डाइजेस्ट करता है और अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। इसलिए वो सेम, जब कोई चीज हम जनरल करते हैं तो एक कॉमन एविडेंस पैदा होता है। जब हर चीज में, हर व्यक्ति में अलग अलग दवाई दी जाती है तो उसको हम कॉमन एविडेंस नहीं बोल सकते। मतलब आज की टर्म में हम जिसको एविडेंस मानते हैं कि 100 में से इतने, एक ही दवाई से एक ही सिम्टम, उस तरीके से आयुर्वेद कभी काम करना चाहता ही नहीं। उस तरीके से आयुर्वेद काम नहीं करता। आप सबने ये अनुभव किया कि कोविड में सैकड़ों वैद्यों ने लाखों पेशेंट को ठीक किया, पर सबने कोई एक कॉमन दवाई यूज नहीं की थी। सबने अपना अपना निदान करके अलग अलग दवाई यूज की थी और फिर भी पेशेंट को ठीक किया था। तो ये आयुर्वेद की वैद्यों को दी गई फ्रीडम है कि आप अपने निदान से, ये रिजिडिटी नहीं है कि सिर्फ आप तुलसी दे के ही खांसी ठीक करो, आप हल्दी से ही कफ ठीक करो, ये रिजिडिटी नहीं है। एक चीज को ठीक करने के लिए 10 दवाई, और एक दवाई से ठीक होने वाली 10 चीजें या 10 सिम्टम, ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है। बिल्कुल सर। हमने ये भी देखा कि जिन रोगियों ने, जिन व्यक्तियों ने खुद से ही जाके आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। ये आपने भी हमसे डिस्कस किया था कि क्यों वैद्य के पास जो रोगी गए उनको उसी दवाई से रिजल्ट मिले और जिन व्यक्तियों ने खुद जाके दवाई ली वो उन पे असर नहीं की। तो सर, रोगियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति या एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? ओके, इसमें ऐसा है कि रोगियों को ये समझना है कि
जब तक कोई चीज उनके रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो अपने आप को कभी रोगी नहीं मानते हैं। ये एक आज के नए लेवल का प्रॉब्लम है कि खांसी है पर बोलने में दिक्कत अभी नहीं आ रही, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो वो डिले करते हैं। वो ऑनलाइन जाके गूगल सर्च करके सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि अगर डायग्नोसिस है तो कफ के लिए दवाई दिखा दो। उनको लगता है कि ये चेक करना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कफ क्यों हुआ। तो जब कफ होने की रीजंस अलग अलग होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दवाइयां भी अलग अलग होती है। तो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना है, ऑनलाइन जाके नुस्खे ट्राई नहीं करने हैं। आज इतने सारे प्रैक्टिसिंग वैद्य तो है कि आप नजदीक में सर्च करके वहां जा सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई भी देखे चीज उस पर भरोसा मत करें। आपको भी पता है कि कौन सी चीज, जो व्यक्ति ऑनलाइन इतना आयुर्वेद या इतनी चीजें बोल सकता है, सच में उसने कभी पेशेंट देखा है कि नहीं देखा है। वो सीधा साधा ट्रांसलेट करके तो आपको नहीं बता रहा, वो तो आप खुद किताब खरीद के भी पढ़ सकते हो। पर वो प्रैक्टिकल करने के बाद क्या प्लस माइनस होते हैं, हर व्यक्ति में वो चीजें क्यों अलग अलग है, वो आपको यही बता सकता है जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहा हो। तो आपके हेल्थ के प्रति इतना जिम्मेदार आपको बनना है। हम गुजरात में एक कहावत बोलते हैं कि लोभिया होए तो दुतारा भूखे ना मरे। मतलब जब आपके मन में ये लालच बैठ जाएगा कि घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाऊं, फ्री में ऑनलाइन कुछ देख के ही ठीक हो जाऊं, एक गोली एक प्रोडक्ट से ही मैं ठीक हो जाऊं, तब आपको ठगने वाले भी उतने ही बैठे हैं जो ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं पर आपको ठीक नहीं करते। तो अपनी हेल्थ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स मत करिए, सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए, नजदीक में डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, उनको दिखाइए, खुद की हेल्थ को भी समझिए, खुद के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए कि हाँ अगर ये चीज नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य है कि जब कोई चीज हिंदी में बोली जाती है तो लोगों को भरोसा नहीं होता, उसी चीज का एक इंग्लिश वर्जन आता है, लोग मान लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सालों से वैद्य पेशेंट को ठीक होने के लिए परहेज देते हैं, पर परहेज की वजह से लोग आयुर्वेद से दूर रहते थे, जबकि परहेज का मतलब होता है क्या खाना क्या नहीं खाना। ठीक है, अब वही चीज डाइट प्लानिंग के नाम से आई तो लोग सिर्फ वो पैसे देके खरीद रहे हैं। अब सिर्फ नाम में डिफरेंस है। दूसरी चीज, जैसे लोगों को बोला जाता था कि आपकी व्यक्ति विशेष के लिए ये चीज असाथ में है, ये आपको नहीं खानी चाहिए, ये आपके शरीर में वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करते हैं, आपकी स्किन में प्रॉब्लम करते हैं, आपके गले में आपके पेट में दिक्कत करते हैं। तो लोगों को लगता था कि यार ये दकियानुसी बातें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सेम चीज 12-15 हजार का एलर्जी टेस्ट करा के फिर वो प्राउडली बोलते हैं कि आई हैव पीनट एलर्जी। तो जब हम सिंगदाना बंद करने को बोलते हैं, मूंगफली नहीं खाने को बोलते हैं, तो वो भारतीय चीज है इसलिए खराब है। जब आपको पीनट एलर्जी बोला जाता है तो आप उस पर प्राउड लेते हो। तो उस तरीके से समझिए, ये भारतीय विज्ञान है, भारत में ही पैदा हुआ। इजीली आपको समझाया जा सकता है कि शरीर में क्या हुआ, इजीली समझाया जा सके उसी के लिए लिखा गया है। और आपको ऐसे नाम चाहिए जो आपको समझ में नहीं आते, तो फिर आपको ऐसे नाम बता के इंग्लिश में बोल के वही चीजें फिर आपको लूट लेते हैं। बिल्कुल सर, ये अभी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आयुर्वेद में। जिन प्रश्नों का आपने हल बताया, और लोगों के बहुत प्रश्न रहते हैं कि नाड़ी परीक्षा क्या है, नाड़ी वैद्य कैसे नाड़ी परीक्षा करके इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्प करता है। सर, हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, आज का जो कॉर्पोरेट लाइफ कल्चर है, फास्ट लाइफ है, तो बाहर का खाना हो जाता है, टाइम फिक्स नहीं है कि कितने बजे जॉब ऑफ होगा, संडे भी अब कम ऑफ हो रहे हैं। तो सर ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारी नींद पर। तो आयुर्वेद से हम कैसे अपनी नींद को ठीक कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली ये आज के टाइम पे कर सकते हैं? बिल्कुल, नींद में ऐसा है कि नींद का जो सबसे महत्व का पार्ट है वो ये है कि नींद पूरी होनी चाहिए। आज हम जो सबसे ज्यादा और हर कोई कर रहा वैसी गलती ये है कि वो अलार्म लगाते हैं जी। तो वो कभी भी नींद पूरी होने का मौका नहीं देते। अब आप बोलोगे सर अलार्म नहीं लगाएंगे तो उठेंगे कैसे? एक्चुअली मतलब ही यही है, जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब आपको उठना है। और इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ।
जैसे हम सबने सुना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठने के फायदे हैं, पर वो तभी है जब आप अपने आप जल्दी उठ गए। तो जैसे आपकी नींद 8 घंटे की है मान लो, तो शाम को अगर आप 8 बजे सो जाते हो, तो जो 4 बजे आपकी अपने आप नींद खुलेगी, वो 4 बजे उठने के आपके फायदे हैं। आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हो और फिर 4 बजे उठ रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे फायदा होगा, तो वैसा नहीं होता है। नींद पूरी करना वो पहला महत्व का काम है, आप समझो। तो अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो फिर आपकी नींद 8 बजे या उसके आसपास ही खुलेगी। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर अलार्म नहीं बजा तो वो बंदा सोता ही रह गया 2 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी नींद आगे से आपने कभी पूरी ही नहीं की, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि सर लेट हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आप धीरे धीरे ये आदत बना लो। और ये आदत कैसे बनती है? अब लोगों का ज्यादातर ये रहता है कि सर टाइम पे सोने जाते हैं, नींद ही नहीं आती। अब जब टाइम पे नींद नहीं आएगी तो जागेंगे कैसे? तो उसका एक सॉल्यूशन है। एक बढ़िया सी स्टोरी है जो हर घर में देखी जाती है कि जब छोटा बच्चा होता है घर में और उसको सुलाना होता है, तो माँ उसको एक लोरी गाती है या उसको टैप करती है, पीठ पे थपथपाती है। तो बच्चे के लिए वो नींद का अलार्म है कि वो जैसे टैप करना शुरू होता है वो 5 मिनट 7 मिनट में सो जाता है। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब जिस दिन माँ को थोड़ा जल्दी बाहर जाना होता है या कुछ काम होता है, तो वो थोड़ा जल्दी वो टैप कर लेती है। परिणाम ये आता है कि बच्चा जल्दी सो जाता है। वैसे ही रात का जो वक्त है वो मोटिवेशनल कोर्स, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के लिए, अपने बिजनेस का सोचने के लिए, उसके लिए नहीं है। आप जब ये सब सोचते हो तो आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या नया करूं, क्या ये कर सकता हूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो एक्चुअली ये सब करने का समय सुबह का है। अगर ये सब रात को करोगे तो आपको मोटिवेशनल थॉट्स और आने शुरू हो जाएंगे और उसके चक्कर में आपकी नींद मिस हो जाएगी। आपको 1 घंटा 2 घंटा बेड पे लेटे रहोगे। एक्चुअली उसकी जगह आपको क्या करना है, रात को कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक सुना, कोई बुक पढ़ ली, आपका कोई खुद का शौक है, जैसे आपको कोई लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मूवी देखना, कोई पुराने गाने सुनना, ऐसी चीजें जो आपके मन को सुकून देती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना कभी कुछ मांगने के लिए नहीं करनी होती। वो होती है कि आज का हमारा दिन इतना अच्छा गया या जैसा भी गया वो आपने हमें दिन जीने के लिए दिया, उसका थैंक यू होता है। मांगने के लिए या अच्छे के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं वो दूसरे दिन सुबह की जाती है कि अगर ये नया दिन दिया है तो हम पे आशीर्वाद बनाए रखना। रात को प्रार्थना ये होती है कि ये दिन अच्छे से गुजरा, जो भी मुझे मिला उसके लिए थैंक यू। अगर रात को आप कुछ मांगने बैठ जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पास क्या क्या नहीं है और उसकी लिस्ट बनते बनते सुबह हो जाएगी। तो रात को कौन सी चीजें करनी चाहिए वो आप देखो। धीरे धीरे लोगों के साथ आज के आर्ट फॉर्म में बात करें, रात को कोई अच्छा सा एक या तो स्टैंड अप कॉमेडी सुनो, कोई अच्छा म्यूजिक सुनो, तो वो आपके लिए अलार्म का काम करेंगे कि रात को सोते वक्त 1 या 2 वीडियो ये वाले देखे और फिर कुछ पढ़ते पढ़ते बुक हाथ में लेके सो गए। तो अब जब आपको पता है कि आपको कल सुबह 3 बजे उठना है, कहीं जाना है, बाहर गाँव मीटिंग है, कुछ भी, अगले दिन 7 साढ़े 7 बजे वो गाना सुनना और वो शुरू कर दो। अपने आप 3 बजे नींद खुलेगी। देखो ये बोलने में जितना आसान है उतना ही करने में है। बस आपको 1 हफ्ता देना है इसको। वो म्यूजिक को अपने मन से कनेक्ट होने के लिए 1 हफ्ता दे दो। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि 2-3 लाइन या म्यूजिक सिर्फ शुरू हुआ और आप सो गए। तो सोने का अलार्म लगाना आज के समय में ज्यादा काम की बात है उठने के अलार्म से। आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आप उठ जाओगे और फिर वो फ्रेश जो दिन आपको मिलेगा उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट के टाइम पे हमें ये दोनों चीजें देखनी है कि सुबह उठने के फायदे हैं, पर वो कब, जब आप रात को ठीक से सो पाते हो। अगर आपकी 3 बजे आईटी में जॉब खत्म होती है तो 4 बजे नहीं उठना है। फिर आपको बॉडी को वो रिकवरी के लिए वक्त देना ही पड़ेगा कि आप 3 बजे सो जाओ। आपकी 6 घंटे की 7 घंटे की नींद है तो आप 10-11 बजे विदाउट अलार्म उठो, वो आपके लिए सही है। ना कि आप 9 बजे 10 बजे नई रूटीन है उठ गए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी फूड हैबिट सेट करनी पड़ेगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं है, बस उस तरीके से आप उसको देखना शुरू करो। एक रिजिड मेंटालिटी नहीं रखनी है कि 5 बजे तो 5 बजे उठना है, आपका जॉब है तो जॉब छोड़ दो, ऐसे नहीं।
अपने काम के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप आयुर्वेद को, उसके सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं, उस तरीके से जीना शुरू करो तो आयुर्वेद आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएगा। तो सर इससे जो मुझे जो चीज़ें समझ आई वो ये है कि सबसे पहले कि सोने से पहले हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो माइंड को बहुत एक्टिवेट करें। बिल्कुल। जो मन को शांत करे वैसी चीज़ें करें। और चाहे फिर आप कभी भी सोएं, क्योंकि आप फास्ट लाइफ है तो 3 बजे सो रहे हैं तो उससे पहले कुछ मन को शांत करें। मतलब स्लो लाइफ आजकल चला है कि स्लो लाइफ को हमें अडेप्ट करना है। आपको उस टाइम को समझना है कि जब आपको सोना है, जब आपका रूटीन रोज का 3 बजे का है, तो आप एक जनरल लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर सकते। उतना रिजिड नहीं होना है। बस रोज गिल्ट फील नहीं करनी कि मैं 3 बजे सो रहा हूँ। तो सर ये जो है इसमें भी आपने बोला कि फिर उस तरह से अपने डाइट में, खाने में और रूटीन में चेंजेस करने हैं, और जिसके लिए हमें एक व्यक्ति को आयुर्वेदिक वैद्य की ही सलाह की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है। अब जैसे मान लो कि 2 बंदे सेम काम कर रहे हैं एमएनसी में, पर एक की जॉब सुबह 3 बजे खत्म होती है, एक की 3 बजे शुरू होती है, तो आप दोनों को सेम लाइफस्टाइल नहीं बता सकते। ये जो पर्सनलाइजेशन है वही हेल्थ है। कि मुझे जो दिक्कत हो रही है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, वो दूसरे को भी होगी तो भी सेम सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों की वजह अलग अलग है। जैसे आईटी में जो काम कर रहा है, जो ज्यादा स्क्रीन पे काम करता है, उसकी आंख में दिक्कत होने की वजह अलग है ना। और उम्र की वजह से जो आंख में प्रॉब्लम होता है वो अलग है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी को कब्ज हो जाती है तो उसकी वजह से वायु ऊपर चढ़ता है, और उसकी वजह से आंख में, कान में या सिर में प्रॉब्लम होता है वो अलग है। और जिसको ओवर थिंकिंग हो रही है उसकी वजह से उसका पेट बंध जाता है वो अलग है। तो वो हर पर्सन टू पर्सन चीजें अलग है, और ये समझने का विज्ञान आयुर्वेद है। इसलिए जब आपको आयुर्वेद अडॉप्ट करना है तो आप वैद्य के पास जाइए, और वो जिस तरीके से आपके शरीर को, रूटीन को समझेगा और फिर उस तरीके से आपके लिए एक पर्सनल टेलर मेड रेजिमेंट बनाता है, उसको फॉलो करके आप हेल्दी रह सकते हैं। वही सेम टेलर मेड रेजिमेंट जो आपका है, आप किसी और से शेयर करोगे तो उसके लिए वो नुस्खा हो जाता है, फिर हो सकता है वो उसको फायदा ना करे। इसलिए अपने दोस्तों को देने के लिए भी सबसे अच्छी सलाह यही है कि भाई एक बार वैद्य जी से जाके मिलो, और वो जो बोल रहे हैं उस तरीके से वो चीज समझ लो। अपनी हेल्थ को समझना, वो हेल्थ अवेयरनेस है। आपका पहला सिम्टम कौन सा है, आपको पहला सिम्टम आते ही आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट घर में से कौन सी हो सकती है, ये समझना हेल्थ अवेयरनेस है। ना कि हेल्थ के जनरल चीजें पता होना, कितना लीटर पानी पीना, कौन सी चीज में कौन सी कैलोरी है, या कौन से डाइट्स फॉलो करने चाहिए। ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको हेल्दी नहीं बनाती। बस आपको ऐसा लगता है कि मैं हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा है, पर एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि आप एंड अप करते हो और ज्यादा कंफ्यूजन में। तो हेल्थ फ्रीक नहीं बनना है, हेल्थ अवेयर बनिए, खुद की हेल्थ को जानिए, ना कि एक जनरल हेल्थ के बारे में परसेप्शन बनाइए। सर आपने एक वर्ड बोला हेल्थ फ्रीक, तो कुछ जनरल परसेप्शंस बने हुए हैं, जैसे एक पानी का, कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, और दूसरा ये कि खाने के बाद चलो 15-20 मिनट चलो, 100 कदम 500 कदम चलो, तो सभी आजकल वही फॉलो कर रहे हैं। इस पर सर आयुर्वेद क्या बोलता है, वेद में क्या लिखा है? आयुर्वेद यही बोलता है जो नेचर का हर प्राणी अपने आप फॉलो करता है। जब आपको प्यास लगे तब आप जितनी प्यास है उतना पानी बैठ कर पियो। ये बहुत सिंपल चीज है। आप कोई मशीन नहीं हो कि जिसमें हर दिन इतना लगेगा। अब उस दिन आपका चलना ज्यादा हुआ, फिजिकल वर्क ज्यादा हुआ, तो आपकी बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए। किसी दिन आपका मेंटल वर्क ज्यादा हुआ, घर में खुशियां आई या घर में दुख हुआ, तो उस अकॉर्डिंग हर रोज की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। एक जनरल मशीन जैसा मान लेना कि इतना ही पानी पियो, या खुद को जरूरत नहीं है तो भी नहीं, 4 लीटर पीना है तो ज्यादा से ज्यादा पीते ही रहो, ऐसी चीजें नहीं करनी है। दूसरा जो बात कही आपने कि खाने के बाद चलना, है ना, तो वो दोनों तरफ अब कुछ वैद्य बोलते हैं कि खाने के बाद चलना चाहिए, कुछ वैद्य बोलते हैं कि नहीं, खाने के बाद नहीं चलना चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए सही है। जिसने ओवर ईटिंग कर ली है, बहुत ज्यादा खा लिया है,
जिसने उसकी कैपेसिटी थी मानो उससे ज्यादा खा के वो बैठा है, तो वहां अब उसका वायु मूवमेंट करने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी, इसलिए उसको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ये एक फिजिकल मूवमेंट इसलिए होती है कि जब पैरों की मूवमेंट होती है तो पैरों के मसल्स पेट से कनेक्टेड है, तो वो जो गैस ट्रैप हो जाती है या उसको प्रॉब्लमेटिक फील होता है, उसको रिलैक्स फील होता है। जो बंदा रोज अपनी भूख के हिसाब से ही खाता है या अग्नि के हिसाब से उसको जितनी भूख है उतना ही भोजन लेता है, उसको फिर रेगुलर चलना आवश्यक नहीं है। तो उसको खाने के बाद तुरंत नहीं चलेगा तो भी चलेगा। हाँ, दिन में एक बार फिजिकल एक्सरसाइज करना जिससे अच्छा पसीना हो, स्वेटिंग हो, वो अच्छी बात है, पर वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। किसको सुबह जल्दी उठ के चलना चाहिए, किसको जिम करना चाहिए, किसको ट्रैकिंग पे लिए जाना चाहिए, किसको बीच पे जाना चाहिए, किसको नंगे पांव घास पे चलना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीजें हैं। तो एक जनरल हेल्थ या कोई एक चीज बता दो जो सब में काम करेगी, ऐसा कभी भी आयुर्वेद के लिए लेके नहीं हो सकता। हाँ सर, ये वही बात है कि सोशल मीडिया पे किसी ने बोल दिया तो लोग इन्फ्लुएंस होकर उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि एक वैद्य से बात करें और वैद्य से सलाह लें। उनके लिए क्या ज़रूरी है, एक्चुअल वही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका रूटीन कैसा है, कब आपको सोना है, कब कितना खाना पीना है, ये तो बिल्कुल सही है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, इसी से ही निकला है जो आपने पहले बात बोली कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए। सर अभी आज की जो जनरेशन्स हैं, जो पिछली जनरेशन है, क्योंकि वो बच्चों को उठाती है कि उठ जाओ 4 बज गए, 5 बज गए, 10 बजे तक सोए रहते हैं। सर इस सिचुएशन में क्या करें, या फिर एज अ वैद्य आप क्या पेरेंट्स को मैसेज दें कि ताकि वो समझें कि कोई उनका बच्चा काम पे गया है या स्कूल जाना है, नींद पूरी नहीं हो, तो इस सिचुएशन में क्या करें? वो पेरेंट्स को कुछ मैसेज नहीं है, मैं इतना बताता हूँ, बच्चे वही करते हैं जो वो पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। जिस घर में पेरेंट्स 10 साढ़े 10 को सो जाते हैं, बच्चे अपने आप 10 साढ़े 10 को सो जाते हैं। अगर पेरेंट्स 12 बजे तक जाग रहे हैं और ये बात बच्चों को पता है और आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो कि भाई नहीं आप 8 बजे सो जाओ, आपको स्कूल है, ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चों की नींद हमसे ज्यादा होती है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब बच्चा पैदा होता है तो वो 16 से 18 घंटा, कभी कभी 20 घंटे भी सोता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, टाइम बाय टाइम आपकी नींद कम होती जाती है। तो जो ओल्ड एज में पहुंचते हैं उनकी नींद कम हो गई होती है, तो उनको लगता है कि ये लोग ओवर स्लीपिंग कर रहे हैं। ऐसे कभी नहीं होगा। बच्चे को जगाने में जितनी दिक्कत होती है वो माँ बाप ये भी जानते हैं, बच्चे को टाइम पे सुलाने में भी उतनी ही दिक्कत होती है। तो वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। आप चाहते हो कि बच्चा ये फॉलो करे तो आपको भी उस तरीके से करना पड़ेगा। आप फोन लेके बैठे हो, आप चाहते हो आपका बच्चा फोन एडिक्टेड ना हो, ये नहीं होगा। बच्चों को ज्यादा सिखाने से, क्योंकि उनका जो रूटीन है, माँ बाप का फर्ज है कि उनको डिसिप्लिन में लाए, पर उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको रहना पड़ेगा। बस वो अपने आप सीख जाएंगे, आपको फॉलो करेंगे। हम वही फॉलो करते हैं जो हम देखते हैं। ज्ञान समझ में किसी को नहीं आता, एक्शन समझ में आते हैं। तो सर जो हमने अभी बातें की, इससे मुझे जो लगता है कि आयुर्वेद का मन पे, आयुर्वेद चिकित्सा का मन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब मन के जो रोग हैं, जो आजकल काफ़ी चीज़ों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, पर आयुर्वेद और रूटीन चेंजेस दिनचर्या में, वैद्य की सलाह में लेने से काफ़ी असर पड़ सकता है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े। जितने भी दर्शक हैं, ये रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिसीज स्पेसिफिक है, आपको कोई रोग है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में सर आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। आयुर्वेद